हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी दोस्तों का स्वागत है, वेलकम है। और उम्मीद करते हैं कि सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। और इन्हीं उम्मीदों और इन्हीं आशाओं के साथ हम एक बार फिर अपने सभी स्टूडेंट्स का और सभी हमारे चैनल से जुड़े हुए व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। जैसा कि हम पिछले काफी दिनों से हम सब लोग आपस में मिलकर बात कर रहे हैं कि जीएस के पढ़ने का मेन मोटो और जीएस पढ़ने का एक ऐसा तरीका जिससे एग्जामों में जीएस को आसान बनाया जा सके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जामों में आ सके। और उन्हीं के बेस पर हम सब लोग आपकी हमारी मिलकर तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक समसामयिक की घटना से, कैसे एक जनरल अवेयरनेस की घटना, कैसे एक जीएस से जीएस में उसको कन्वर्ट किया जाता है। और इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं, उन्हें आप देखें और कोशिश करें कि जो जीए की खबरें होती हैं उन्हें कैसे जीएस में आपकी कन्वर्ट किया जाता है। मैं आपको पर डे यही कोशिश कर रहा हूँ और साथ ही साथ हम सब लोग मिलकर एक सब्जेक्ट को लेकर हमने स्टार्ट किया था, उसको लेकर हमने शुरू किया है। और हमने शुरू किया था एक कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था या संविधान। और संविधान की हम 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन की चैप्टर नंबर 3, क्लास नंबर 3 में आप सभी लोगों को कोशिश करेंगे हम समझाने की कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जब तक हमारे भारत का संविधान नहीं बना, उसमें हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन की जो संविधान की क्लास नंबर 2 थी, उस क्लास नंबर 2 में हमने देखा था कि कैसे करके हमारे भारत का जब तक संविधान नहीं बना तब तक भारत का शासन चलाने के लिए जो एक प्रस्ताव लाए गए, उन प्रस्तावों को क्या बोला गया, अधिनियम बोला गया। और उन अधिनियमों को जब तक इंप्लीमेंट करके रखा गया, जब तक हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं निर्मित हुआ, जब तक हमारे भारत का संविधान नहीं बना। और उन्हीं में से हमने जो क्लास नंबर 2 थी संविधान की, उसमें हमने एक एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, यानी हम क्लास नंबर 2 में अधिनियम पढ़ रहे थे। अधिनियमों को इंग्लिश में बोल दिया जाता है एक्ट। हमने शायद ये समझ लिया था कि जब कभी भी किसी भी देश में संविधान के अलग हटकर किसी प्रस्ताव को लागू करने के लिए आपकी हमारी एक प्रोसीजर लाया जाता है, तो उस प्रोसीजर या प्रस्ताव को क्या बोल दिया जाता है, अधिनियम। यानी शुरू में जो आपकी प्रस्ताव लाया जाता है, हमने समझा था पिछली क्लास में कि उसको विधेयक या बिल कह देते हैं। और जब उस विधेयक या बिल को आपकी संसद जो होती है, पार्लियामेंट, वो मान्यता दे देती है, तो फिर उसी बिल या विधेयक का नाम चेंज करके क्या रख दिया जाता है, आपका एक्ट या अधिनियम कह दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्ट या अधिनियम जब भारत में संसद थी ही नहीं तो फिर कैसे बने होंगे। तो हमने शायद पिछली क्लास में बात करी होगी कि जो भारत में स्वतंत्रता से पहले जितने भी एक्ट या अधिनियम लाए गए, उन सबको ब्रिटिश की जो संसद हुआ करती थी, पार्लियामेंट हुआ करती थी, उसके द्वारा उनको पारित किया जाता था और उसके बाद इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था, लागू कर दिया जाता था। उन्हीं अधिनियमों को लेकर आज हम फिर आपके सामने है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करने वाले। हमने शायद उस दिन क्लास में बात करी होगी, लास्ट जब हम मिले होंगे, कि हमारे भारत में 2 प्रकार के अधिनियम आए हैं। एक अधिनियम वो आए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित किए गए हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पारित जो अधिनियम है, जो एक्ट है, उनका समय माना जाता है 1773 से 1853, 1853 ईस्वी तक। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथों में ले लिया गया था ब्रिटिश राज के द्वारा, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसके द्वारा। और ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा जो भारत में अधिनियम पारित किए गए, उनको बोल दिया जाता है ब्रिटिश राज के अधिनियम। और ब्रिटिश राज के जो एक्ट है, इनका समय माना गया था, हमने पिछली क्लास में समझा था, 1858 से 1947 तक, 1947 ईस्वी तक इनका समय माना गया है। उसके बाद हम सब लोगों ने आपकी कोशिश करी थी कि पहले हम इन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आपकी इन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इनसे आने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। उसी में से हमने बात करी थी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा, उसमें 1773 ईस्वी में पारित होने वाला सबसे पहला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट हमारे भारत में पारित हुआ 1773 ईस्वी में। और इस एक्ट के तहत हमने शायद बात करी थी, हमने शायद आपको बताया होगा
कि भारत में पारित होने वाला सबसे पहला एक्ट जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसको 1773 ईस्वी में पारित किया गया। और इस एक्ट के बहाने हम सब लोगों ने बात करी होगी कि इस एक्ट में प्रोसीजर एक प्रावधान किया गया कि इस एक्ट का सबसे बड़ा काम था कि बंगाल में जो अभी तक गवर्नर होता था, उस गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाए, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सबसे महत्वपूर्ण काम ये हुआ और इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में सबसे पहले व्यक्ति जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया वो वोरेन हास्टिंग्स था। ये बंगाल का सबसे पहला आपकी गवर्नर जनरल बनाया गया और ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1774 ईस्वी में। उससे पहले मैंने आपको इतिहास बताया कि प्लासी के युद्ध के बाद जैसे भारत में सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 से 1760 तक रहा। उसके बाद 1765 से 1766 तक रहा और उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल आपकी पहला वोरेन हास्टिंग्स बना, जिसका शासनकाल 1774 ईस्वी से आपकी स्टार्ट हुआ और ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा 1785 1785 ईस्वी तक। वो शायद हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा। इस अधिनियम के तहत एक तो सबसे बड़ा काम ये हुआ, उसके बाद इस अधिनियम के तहत हम लोगों ने आपकी हमारी सीखा था कि इस अधिनियम के तहत कुछ काम और किए गए थे। उन अधिनियमों में आपके इस अधिनियम में और वर्गों में आपके ये किया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सबसे पहले 1774 ईस्वी में आपकी सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। एक ये काम समझा था हमने, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया 1774 ईस्वी में और भारत का सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय आपके कोलकाता में स्थापित किया गया और इसमें टोटल मिलाकर 4 न्यायाधीश रखे गए और इसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए थे आपके हमारी, उनका नाम शायद हमने लिखा था आपकी सर एलिजा एंथे और बाकी के 3 सदस्य आपकी हमारी उसमें और रखे गए थे। ये सबसे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत बनने वाले सबसे पहले आपकी हमारी चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता कहे जाते हैं, क्योंकि उस समय वो केवल एक ही राज्य का नियंत्रण करता था और वो केवल बंगाल में। एक ये काम इसके अधीन हुआ, एक ये काम इसके अधीन हुआ। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पढ़ा था कि इसी अधिनियम के तहत आपकी ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल होता था, इसकी सहायता के लिए आपकी एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और कार्यकारी परिषद में टोटल मिलाकर आपके कितने सदस्य रखे गए थे? 4 सदस्य रखे गए थे। अगर पिछली क्लास में हमने नहीं लिखा हो तो एक बात याद रख लेना कि 4 सदस्य जो कार्यकारी परिषद में रखे गए थे, इसमें प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल था, प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होगा वो आपकी हमारी 4 वर्ष निर्धारित किया गया। यानी एक सदस्य जो होगा उसका आपके टर्म जो होगा, कार्यकाल जो होगा, जितने समय तक वो रहेगा अपने पद पर, उसको कार्यकाल या इंग्लिश में टर्म्स बोल देते हैं, वो आपकी 4 वर्ष निर्धारित किया गया। 4 सदस्यों के इनमें हमने नाम लिखे होंगे जो कार्यकारी परिषद के 4 सदस्य। एक का नाम लिखा होगा हमने फ्रांसिस था, दूसरे का नाम लिखा होगा हमने आपकी क्लियरिंग था, क्लियरिंग। तीसरे सदस्य का नाम लिखा होगा हमने मानसन था और चौथे सदस्य का नाम लिखा होगा बार। बारवेल आपकी हमारी ये चौथे सदस्य थे, ये 4 सदस्य आपकी हमारी रखे गए थे। ये शायद हमने आपकी हमारी तीसरा काम पढ़ा होगा। इनके बारे में मैं समझा चुका था, कार्यकारी परिषद हेल्प के लिए होगी। सर्वोच्च न्यायालय को हम आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में, जब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा, आर्टिकल्स नंबर 1 to 4। याद रख लेना फिलहाल के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 124 के तहत की गई है और ये गवर्नर जनरल वाली बात मैं आपको समझा चुका था। इसके बाद कुछ और बातें हैं जो हमने इस अधिनियम के तहत करी थी, उनको पहले हम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद हमने आपकी हमारी ये पढ़ा होगा, अगर हम इसमें देखें तो उसके बाद हमने आपकी हमारी इसमें कोशिश करी होगी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारे भारत में आया, रेगुलेटिंग एक्ट, ये बात रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारे भारत में आया था 1773 ईस्वी में, इसके तहत आपकी हमारी चौथा काम ये हुआ कि इसमें क्या किया गया था आपकी सह परिषद सहित, इसको समझना ध्यान से, सह परिषद सहित गवर्नर जनरल को, ये हमने चौथा नाम लिखा होगा, सह परिषद सहित गवर्नर जनरल को कोलकाता में स्थित, कोलकाता में स्थित। अब देखो हम समझ लेते हैं पहले उन कामों को, फिर अगले एक्ट पर आएंगे हम। कलकत्ता में स्थित या कोलकाता में स्थित आपकी जो एक किला था फोर्ट विलियम, ये फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के सैनिक व असैनिक अधिकार सौंप दिए गए, सैनिक व असैनिक अधिकार सौंप दिए गए। देखो आज हम बताएंगे आपको सैनिक और असैनिक अधिकार होते क्या है और फोर्ट विलियम आपकी प्रेसिडेंसी क्या है आपकी हमारी, ये सौंप दिए गए। ये चौथा काम हमसे शायद आपकी हमारी सौंप दिए गए थे। ये
अब देखो आप एक बात को समझो यहाँ, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि चौथा काम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये हुआ कि परिषद सही, यानी जो 4 सदस्यों की परिषद होती थी गवर्नर जनरल के साथ, जिसको आपकी हेल्प करने के लिए गठित किया गया, इस परिषद को एक और राइट्स दिए गए, एक और अधिकार दिए गए, और वो था कोलकाता में आपकी एक प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी को मैं उस दिन भी बता रहा था, एक छोटे राज्यों को प्रेसिडेंसी कहते हैं, और उसका नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के जो सैनिक और असैनिक अधिकार थे वो भी आपकी हमारी किन्हें दे दिए गए, गवर्नर जनरल के साथ साथ आपकी परिषद को दे दिए। अब आप एक बात समझो, देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो एक व्यक्ति पे मैं आपको ये समझाता हूँ कि फोर्ट विलियम है क्या, और असैनिक और सैनिक अधिकार आपके हमारे किसे कहे जाते हैं, इनको आप ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जामों में पहले भी पूछे गए हैं, और मैं गारंटी देता हूँ ऐसे आपके क्वेश्चन जो होते हैं आपके बड़े एग्जाम जो होते हैं ना, ग्रुप बी ग्रुप सी, उन एग्जामों में बड़े वैल्यूबल होते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। उन लोग बात नहीं बताते, सीधा बता के चले जाते हैं, आपको ये भी पता ही होगा, शायद हमारी पढ़ाई से पता चल रहा होगा आपको। देखो होता क्या है, सब लोगों को पता है कि हमारी लगभग 1690 ईस्वी के आसपास हमने देखा था, 1690 ईस्वी में एक व्यक्ति थे, पहले तो इसे समझना, और उनका नाम था जोब चार्नोक। जोब चार्नोक, इन्होंने 3 गांव आपस में इकट्ठा करे थे, और उनका नाम था, एक का नाम था सुतानती, एक का नाम था आपकी गोविंदपुरा, गोविंदपुरा, और एक का नाम था आपकी हमारी सुतानती है, गोविंदपुरा है आपकी हमारी, और एक और हुआ करता था आपकी हमारी, इसमें सुतानती है, गोविंदपुरा है, एक क्षेत्र और हुआ करता था। इन क्षेत्रों को एकत्रित करके एक शहर इन्होंने बसाया, और इस शहर का नाम रखा था कोलकाता शहर, और ये हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। एक शहर और था आपकी कालीघाट, ये आप सुन लेना, देखो है ना, 3 शहर हुआ करते थे, एक सुतानती है, गोविंदपुरा है, और कालीघाट। इन तीनों शहरों पर देखो आप लिख लेना, एक बंगाल का गवर्नर था, और इस गवर्नर का नाम हुआ करता था आपकी गवर्नर, ये नवाब था बंगाल का, एक तरीके से आप नवाब लिखें इसे, बंगाल का एक नवाब था आपकी, इसका नाम है अजीम उस शाह। ये बंगाल का एक गवर्नर था, ध्यान से समझना, अजीम उल शान। इस अजीम उल शान से जोब चार्नोक ने 1200 रुपए देकर, 1200 रुपए उस समय की हम बात कर रहे हैं 1690 की, 1200 रुपए देकर सुतानती, गोविंदपुरा और कालीघाट, इन तीनों गांवों को आपकी हमारी उसने खरीद लिया, ले लिया, और तीनों गांवों को खरीदने के बाद 1690 ईस्वी में वहां पर एक शहर बसाया, और जिसका नाम क्या रखा, कोलकाता रखा। और कोलकाता जो है ये आप याद रखना किस नदी के तट पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है, हुगली नदी के, जो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की राजधानी। अब देखो इस कोलकाता में क्या हुआ था, तो इसका मतलब कोलकाता शहर की स्थापना पूछी जाती है तो 1690 में किसने करी है, जोग चार्नोक ने करी है, और किन 3 गांवों को एकत्रित करके करी है, इन 3 गांवों को किससे उधार ली, सॉरी किससे आपकी हमारी इनको खरीदा गया था, अजीम शान से। कितने रुपए में खरीदा गया था, 1200 में। अब देखो हुआ क्या था, ये जो आपकी सुता नदी है ना, इस सुता नदी की अगर हम बात करें, देखो यहां समझो, तो सुता नदी जो है, इस सुता नदी में एक किला बनाया गया है, किला, किले का मतलब होता है एक महल बनाया गया है सुता नदी में, ये, और ये जो सुता नदी में आपकी एक किला बनाया गया था, इस सुता नदी में आपकी हमारी बने किले के अंतर्गत, इस किले की, जैसे किला ये वाला निर्मित हुआ है, तो इस किले की 4 दीवारी कर दी गई। अब ये जो 4 दीवारी करने के बाद ये जो किला था ना, इस वाले किले का आपके हमारे नाम चेंज करके आपके क्या रखा गया था, फोर्ट विलियम। ये है, कुछ नहीं है, देखो आ गया होगा आपकी समझ में। अब फोर्ट विलियम किले के आसपास का जो क्षेत्र होता था, उस वाले क्षेत्र को क्या बोल दिया जाता था, आपकी फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी। तो अब याद रखना कि फोर्ट विलियम आपकी किले की स्थापना किसके आपकी हमारी कहां पर की गई है, सुतानती के द्वारा की गई है, और इस फोर्ट विलियम आपकी हमारी किले के जो है, ये आप सब लोग आपकी हमारी पेन डाउन कर लेना, फोर्ट विलियम किले के, देखो यहां लिख लेना, फोर्ट विलियम किले के सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष या राष्ट्रपति, वैसे राष्ट्रपति नहीं कहते, यहाँ अध्यक्ष के लिए यूज होगा ये। सबसे पहले अध्यक्ष आपकी हमारी चार्ल्स आयर को बनाया, ये चार्ल्स आयर, ये आता बहुत ज्यादा है, इसको मैं डाल,
चार्ल्स आयर को आपकी हमारी सबसे पहला प्रेसिडेंस आपकी हमारी फोर्ट विलियम का बनाया गया। ये तो हुई फोर्ट विलियम की बात। अब देखो आगे समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है सब लोग, आपकी हमारी इसको जाके एक बार लिख लेना, आपकी हमारी सारे लोग हैं। ये फोर्ट विलियम की बात आई प्रेसिडेंसी। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सैनिक और असैनिक अधिकार होते क्या है। देखो अब लोग आपकी हमारी आप समझना, देखो इसमें देखो अब सैनिक या असैनिक अधिकार का मतलब ये होता है, देखो क्या हुआ था हम लोग, मैं आपको बताता हूं इसमें, देखो सुनना यहाँ ध्यान से। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपकी हमारी क्या कहा गया था कि प्रेसिडेंसी जो फोर्ट विलियम होगी उसके सैनिक अधिकार भी किसको दे दिए जाएंगे, आपके गवर्नर जनरल के साथ साथ परिषद को, और असैनिक अधिकार भी। देखो सैनिक अधिकारों में ये होता था कि जो अंग्रेजों की सेना में आपके हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे, जो सैनिक काम कर रहे थे, उनको कुछ भत्ता दिया जाता था। तो भत्ते को इंग्लिश में अलाउंसेस बोलते हैं, अलाउंसेस। उनको कुछ भत्ता दिया जाता था, अलाउंसेस, जैसे हमारी नौकरी लग जाएगी तो वाहन भत्ता होगा, महंगाई भत्ता होगा, बहुत सारे आपके अलाउंसेस ये भत्ते दिए जाते हैं, तो वो एक भत्ता दिया जाता था। और ये भत्ता जो होता था आपकी वो दोहरा होता था, यानी राज्य का भत्ता अलग मिलता था और बाकी क्षेत्रों में काम करने का भत्ता जो होता था वो अलग दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ था, सैनिक अधिकारों का आपकी हमारी मतलब ये होता था कि इसके अंतर्गत आपकी हमारी जो भत्ता मिलता है, दोहरा भत्ता, दोहरा भत्ता, ये दोहरा भत्ता अब आपके हमारी सैनिकों को मिलने के लिए आपकी हमारी बंद कर दिया गया। और ये केवल उन्हीं सैनिकों को आपकी मिल सकता है जो बंगाल व बिहार, इन दोनों राज्यों की सीमा से बाहर अगर कोई भी सैनिक आपकी तैनात है तो उन्हीं को केवल आपकी दोहरा भत्ता दिया जाएगा, बाकी सभी को बंद कर दिया गया। इस वाले अधिकार को क्या कहा जाएगा, सैनिक। तो सैनिकों का मतलब सैनिकों को मिलने वाले जो वेतन और भत्ते हैं इनको सैनिक अधिकार बोल दिया गया। असैनिक अधिकार में आपकी क्या किया गया है, देखो असैनिक अधिकार कहते हैं जब कभी भी कोई भी आपकी हमारी कंपनी का कर्मचारी, कोई भी कंपनी का कर्मचारी, देखो इसको समझना, कंपनी का कोई भी कर्मचारी है, यानी कोई भी एम्प्लॉइज है कंपनी का, कोई भी कर्मचारी है, तो उस कंपनी के कर्मचारी का जो स्वयं का व्यापार होता है, स्वयं अपना व्यापार वो कंपनी से हटकर अलग करे, स्वयं का जो व्यापार होता है ये वाला स्वयं का जो व्यापार होता है, और ये वाला व्यक्ति कंपनी का कोई भी कर्मचारी अगर कोई भी उपहार लेता है, कोई भी गिफ्ट लेता है, कोई भी आपकी हमारी सेल्फ ट्रेड करता है, स्वयं व्यापार करता है, और यदि वो कोई भी गिफ्ट किसी व्यक्ति से आपकी हमारी ले लेता है, तो इन वाले आपकी हमारी अधिकारों को क्या बोला जाता है, सैनिक अधिकार। अब ये यानी गिफ्ट लेने पर भी, कर्मचारियों के व्यापार करने पर भी, भत्ते देने पर भी, सब कुछ का आपकी हमारी किसका नियंत्रण हो गया, गवर्नर जनरल और आपकी हमारी परिषद का। इसका मतलब होता है सैनिक और असैनिक अधिकार। अब इसमें आप लिख लेना, अब उम्मीद कर रहे हैं कि सैनिक और असैनिक अधिकार और फोर्ट विलियम की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लिख लेना आपकी हमारी रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपकी क्या किया गया था, ये इसमें पॉइंट लिख लेना 5वें नंबर का, कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था हमारे भारत में जो आया, सबसे पहला अधिनियम जो पारित होने वाला था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को, कंपनी के कर्मचारियों को, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया, निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और साथ ही साथ आपकी हमारी उन्हें भारतीयों से उपहार लेने पर आपकी हमारी प्रतिबंध लगा दिया, यानी ना तो वो कोई भी कंपनी का कर्मचारी भारतीयों से उपहार ले सकता है और ना स्वयं का आपकी हमारी व्यापार कर सकता है। इस आपकी हमारी प्रतिबंध को भी किस अधिनियम में आपकी हमारी पारित कराया गया था, वो भी रेगुलेटिंग एक्ट आपकी 1773 ईस्वी के तहत आपकी जो 1774 ईस्वी में काम हुआ उसमें पारित करा दिया गया। अब देखो ये है टोटल, ये है, और ये सारे के सारे काम जो हुए हैं वो किस व्यक्ति के शासनकाल में हुए हैं, ये हुए हैं आपके वॉरेन हास्टिंग के शासनकाल। सारे जो काम हुए हैं ये किसके शासनकाल में हुए, वॉरेन हास्टिंग, जिनका शासनकाल बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में मैं अभी बात कर रहा था आपकी 1785 ईस्वी तक रहा है, ये हुआ। अब आप ऐसा कर लो, वॉरेन हास्टिंग के बारे में मैं एक बड़े मजेदार तथ्य है वो आपको बता देता हूँ। वॉरेन हास्टिंग को भारत में द्वैध शासन को समाप्त करने का श्रेय भारत में आपकी हमारी किसे दिया जाता है, वो वॉरेन हास्टिंग को दिया जाता है। ये जरूर लिख लेना, आया हुआ है, बहुत बार आ चुका है कि भारत में द्वैध शासन को आपकी हमारी खत्म करने का श्रेय किसे दिया जाता है, वॉरेन हास्टिंग को दिया जाता है आपकी हमारी।
अब आप देखो ध्यान से सुनना कि भारत में द्वैध शासन क्या होता है। तो एक बात लिख लेना कि वॉरेन हास्टिंग ने भारत में द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया था, ये श्रेय भी वॉरेन हास्टिंग को दिया जाता है। अब द्वैध शासन सुन लो आपकी, हमारी द्वैध शासन क्या है ये लिख लिया होगा आपने, है द्वैध शासन का मतलब देखो ये होता है, जब देखो एक बात पहले तो ये लिख लेना कि भारत में आपकी हमारी रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव, इसे भारत में द्वैध शासन का जनक माना जाता है और इसने भारत में अमूमन 1766 ईस्वी में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। ये आप जरूर लिख लेना। खत्म जो है वॉरेन हास्टिंग ने करा, शुरू इसने करा था। अब इस पे बात कर लेते हैं द्वैध शासन है क्या। देखो द्वैध शासन का मतलब ये है कि कंपनी के कुछ अधिकार थे। देखो कंपनी उस समय शासन करने लगी थी 1757 ईस्वी के युद्ध के बाद, और 1700 उसके बाद आपके हमारे भारत में जो 1765 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसको हम बक्सर का युद्ध कहते हैं, सॉरी 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अमूमन भारत में औपचारिक रूप से कंपनी की शुरुआत हो गई है, औपचारिक रूप से आपकी इसकी शुरुआत हुई है। तो अब कंपनी का शासन चल रहा है। अब शासन जब चल रहा था तो शासन को दो वर्गों में बांट दिया। कंपनी का जो शासन है इसे दो वर्गों में बांट दिया। इसका मतलब ये होगा कि कंपनी के दीवानी के कार्य, दीवानी, और आपकी कंपनी के हिजामत के कार्य, हिजामत। हिजामत का मतलब होता है लेन देन और दीवानी का मतलब होता है कि हमारी उस पर टैक्स या कर लगाना किसी भी कारोबार पर। तो कंपनी के हिजामत और दीवानी के जो आपकी हमारी कार्य होंगे ना, ये भारतीयों के द्वारा किए जाएंगे, भारतीयों के द्वारा। और बाकी की जितनी भी शक्तियां होंगी आपकी हमारी, जितनी भी व्यापारिक शक्तियां होंगी वो सारी की सारी आपकी हमारी किसको दे देगी, कंपनी। तो कंपनी के शासन का दो वर्गों में बंटना कि उसकी बाकी की शक्तियां कंपनी के हाथ में होंगी और आपकी कुछ शक्तियां दीवानी और हिजामत के कार्य किसको दिए जाएंगे, भारतीयों को दिए जाएंगे। तो इन वाली आपकी हमारी दोहरे आपकी हमारी जो प्रणाली शासन में अपनाई गई थी ना, इस दोहरी प्रणाली शासन को क्या बोला जाता है, द्वैध शासन। और इसे भारत में खत्म आपकी हमारी शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को और समाप्त करने का श्रेय आपकी हमारी किसको दिया जाता है, वॉरेन हास्टिंग को दिया जाता है। ये है आपकी हमारी, ध्यान से आपकी हमारी है ना। अब बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो ये आपकी हमारी, ये भी वॉरेन हास्टिंग ने कर दिया। अब उसके बाद आपकी हमारी ये हुआ, ये पूरा रेगुलेटिंग एक्ट है। ऐसे आप पढ़ा करो प्लीज, कोशिश करा करो कि जिस चीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको पूरा एनालिसिस किया करो कि उसमें कोई बात ऐसी ना हो जो आपसे छूट जाए, कोई भी ऐसी बात ना हो आपकी हमारी, है ना। और इसीलिए तो माना जाता है कि भारत में आपकी रॉबर्ट क्लाइव के बाद सबसे महत्वपूर्ण आपकी हमारी अंग्रेजों के लिए कार्य करने का श्रेय किसे दिया जाता है, वॉरेन हास्टिंग को दिया जाता है। ये जो लिखा हुआ ये पूरा रेगुलेटिंग एक्ट हुआ जो उस दिन हम बात कर रहे थे। अब अगले अधिनियम पे आते हैं सब लोग। अगले अधिनियम के बारे में आपके हमारे संविधान के भाग नंबर 3 में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें अगले अधिनियम को आप लिखें आपकी, हमारे भारत में अगला अधिनियम पारित हुआ था आपकी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये हमारे भारत में फिर अगला अधिनियम पारित हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखो पहले तो मैं इसका नाम पिट्स इसलिए रखा गया है कि हमारी एक व्यक्ति थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पिट द यंगर। पिट द यंगर एक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने इस अधिनियम को सबसे पहले ब्रिटिश संसद में रखा, सबसे पहले ब्रिटिश संसद में रखा है। और इसीलिए अब ये अधिनियम किस देश के लिए लाया गया, भारत के लिए लाया गया। किसने आपकी हमारी रखा इसको, पिट साहब ने रखा। तो इसलिए इसके नाम पर भारत के लिए आपके लाने के लिए इस अधिनियम का नाम क्या रखा गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रख दिया। 1784 1784 में लाया गया तो 1784 है। अब इस अधिनियम में क्या क्या कार्य हुए तो पढ़ लेते हैं। देखो इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कार्य ये किया गया था कि इस अधिनियम में कंपनी की शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया। ये जरूर लिखना है, कंपनी की शक्तियों का पृथक्करण आपकी हमारी जो किया गया है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, जो विभाजन है आपकी, पृथक्करण आपकी हमारी कर दिया गया, किया गया। वो किस अधिनियम में किया गया था, आपकी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। देखो हुआ क्या, तो अब कंपनी की शक्तियों को दो तरीके से बांट दिया गया कि कंपनी के पास दो शक्तियां हैं, एक आपकी व्यापारिक शक्तियां हैं, व्यापारिक शक्तियां हैं, और एक कंपनी के पास आपकी राजनीतिक शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, है ना। अब कंपनी के पास जो पॉलिटिकल पावर है और एक ट्रेड पावर है, व्यापारिक शक्तियां हैं कंपनी के पास और राजनीतिक शक्तियां, इन दोनों शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। अब देखो एक बात बताओ, शक्तियों को अलग अलग करना ही और अलग अलग चलाने के तरीके को द्वैध शासन कहते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले जो एकीकरण आपकी हमारी वॉरेन हास्टिंग कर ला रहा था, उसको वापस फिर अलग अलग आपकी किस अधिनियम में किया गया, फिर से एक्ट 1784। इसमें कहा गया कि कंपनी का जो निदेशक मंडल होगा, निदेशक मंडल जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, निदेशक मंडल कंपनी का केवल व्यापारिक कार्यों को देखेगा, केवल व्यापारिक कार्यों को देखेगा, बाकी कोई काम नहीं करेगा, वो राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कंपनी के राजनीतिक कार्यों का आपकी नियंत्रण करने के लिए, कंपनी के राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण करने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, नियंत्रण बोर्ड ये वाला है ना, जिसको कहते हैं आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसे इंग्लिश में बोल दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया राजनीतिक कार्यों को करने के लिए, और कंपनी का निदेशक मंडल केवल व्यापारिक कार्यों को देखा गया। अब इस नियंत्रण बोर्ड में लिख लेना, सभी लोग आपके 6 सदस्य होंगे, टोटल 6 सदस्य, और 6 के 6 सदस्यों की नियुक्ति जो है वो इंग्लैंड या ब्रिटेन का आपकी सम्राट करेगा। सम्राट जो होगा वो इन सदस्यों की आपकी नियुक्ति करेगा, टोटल 6 सदस्य होंगे। एक और काम किया गया था आपकी हमारी, जो पहले आपकी हमारी एक कार्यकारी परिषद बनी थी ना, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपकी कार्यकारी परिषद जो बनी थी गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए, उसमें 4 सदस्यों के स्थान पर इसमें आपकी 3 सदस्य कर दिए गए, भाई सदस्य भी घटा दिए गए, 3 सदस्य कर दिए गए, एक सदस्य को खत्म कर दिया। एक तो शक्तियों को 2 जगह बांट दिया, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, केवल कंपनी निदेशक मंडल जो होगा, कंपनी यानी कंपनी जो देखेगी केवल ट्रेडिंग वर्क को देखेगी, व्यवसायिक कार्य को, राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, नियंत्रण बोर्ड होगा, और इसमें 6 सदस्य और 6 सदस्य की नियुक्ति सम्राट। तो इसका मतलब यह हुआ कि राजनीतिक कार्यों पर अधिकार अब कंपनी का नहीं होगा बल्कि ब्रिटेन की सरकार का होगा। अब हो गया ना, अब इसका मतलब राजनीतिक कार्यों को कौन संभालेगा, ब्रिटेन की सरकार संभालेगी, और व्यापारिक कार्यों को कौन संभालेगा, कंपनी संभालेगी। तो 2 व्यक्ति फिर आपके अलग अलग शासन चलाने लगे, तो इस वाले शासन को आपकी हमारी फिर क्या बोला जाएगा, फिर द्वैध शासन बोला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो द्वैध शासन आपकी हमारी एक बार फिर जो वॉरेन हास्टिंग ने खत्म करा था, किस एक्ट के तहत वापस शुरू हो गया, वो द्वैध आपकी हमारी शासन फिर से एक्ट 1784 के तहत शुरू हुआ। अब ये जो आपकी हमारी शुरू हुआ था, तो इस वाले आपकी हमारी कामों से, जो इस एक्ट के तहत आपके हमारे काम किए गए थे, इन कामों से बहुत ज्यादा आपकी नाराज जो है। अब एक बात बताओ, ये द्वैध शासन को खत्म कर रहा था आपकी वॉरेन हास्टिंग, तो वॉरेन हास्टिंग आपकी पिट्स इंडिया एक्ट से आपकी बहुत ज्यादा नाराज हुआ। जो पिट्स इंडिया एक्ट है आपकी, उससे वॉरेन हास्टिंग जो है वो काफी आपकी नाराज हुआ, कि उसने कहा कि भाई वो तो समाप्त करके ला रहा, द्वैध शासन नहीं होना चाहिए, इस एक्ट के तहत फिर द्वैध शासन हुआ। तो इसीलिए 1785 में 1785 ईस्वी में वॉरेन हास्टिंग ने अपना इस्तीफा दे दिया, और वो आपकी हमारी कहां पर चला गया, वो वापस आपकी इंग्लैंड लौट गया। ये है कहानी। अब जब आपकी हमारी वॉरेन हास्टिंग वापस इंग्लैंड चला गया, इसमें आ गया होगा आपकी समझ में पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए, और भी हम अभी समझेंगे। तो इस एक्ट के तहत आपकी हमारी जब ये द्वैध शासन या इसके पिट्स इंडिया एक्ट के कार्यों से नाराज होकर आपकी वॉरेन हास्टिंग वापस लौट गया, तो फिर क्या हुआ था, एक व्यक्ति है इंग्लैंड का और उसका नाम है बर्क। बर्क ने क्या करा, इसने कहा कि वॉरेन हास्टिंग जो है ये आपकी सही आदमी नहीं था, और इसीलिए तो ये आपके हमारी भाई अपने कार्यों का विरोध कर रहा है। तो इसने क्या करा था, वॉरेन हास्टिंग पर ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की संसद में महाभियोग, महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव रखा। महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं, इम्पीचमेंट। याद रखना आपकी हमारी सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला व्यक्ति, विश्व का सबसे पहला व्यक्ति, सबसे पहला व्यक्ति ऐसे लिख लेना, अभी मैं समझाऊंगा। सबसे पहला व्यक्ति जिस पर महाभियोग चलाया गया है वो वॉरेन हास्टिंग, सबसे पहला ये इस पर महाभियोग चला था आपकी ब्रिटेन की संसद में 1788 से 1795 के बीच में, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 7 वर्ष तक इस पर महाभियोग की प्रक्रिया। और महाभियोग पर आपकी हमारी कार्रवाई करवाने वाला व्यक्ति कौन था, बर्क था, जो एक आपकी हमारी ब्रिटिश व्यक्ति था। इसने कहा कि वॉरेन हास्टिंग क्या इसने काम गलत करे हैं। तो अब क्या हुआ था, महाभियोग का मतलब होता है, आगे हम समझेंगे जब राष्ट्रपति को हम पढ़ेंगे ना, प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसकी डिटेल भी समझाऊंगा। अभी फिलहाल ऐसे करना, किसी भी संवैधानिक पद पर रहे हुए व्यक्ति को, संवैधानिक पद का मतलब होता है जो आपकी किसी ना किसी एक प्रोसीजर के द्वारा लाया गया हो,
उस व्यक्ति को उसे पद से हटाने के लिए, जबरदस्ती हटाने के लिए ऐसे कह दो, या उस व्यक्ति को आपकी हमारी उसके किए गए कार्यों की सजा दिलाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है ना, उसको आपकी क्या कह देते हैं, महाभियोग। जैसे आज भारत में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61, याद भी रख लेना, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट या महाभियोग संसद के द्वारा लगाया जाता है। तो महाभियोग पार्लियामेंट लगाती है। अब ब्रिटेन का था तो ब्रिटेन, लेकिन क्या हुआ, 1795 ईस्वी में आपकी ब्रिटेन की संसद ने ये कहा कि वॉरेन हास्टिंग जो है उसने जो कार्य करे हैं, जो कार्य किए हैं आपकी हमारी, वो सत्ता के लिए आपकी हमारी किए गए उसके कार्य थे, वो उसने अपने स्वयं के लिए नहीं करे, बल्कि उसने ज्यादातर कार्य सत्ता के लिए करे। इसलिए 1795 ईस्वी में वॉरेन हास्टिंग को महाभियोग के आरोपों से बरी कर दिया गया। लेकिन अब उसके पास रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले किस व्यक्ति के विरोध में महाभियोग इम्पीचमेंट चलाया गया, तो वो आपकी कौन आएगा, वॉरेन हास्टिंग। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में दो तो महत्वपूर्ण कार्य ये हुए कि 3 सदस्य कर दिए गए नियंत्रण बोर्ड में, उसके बाद आपकी हमारी एक अलग से आपकी हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था कि जिसमें 6 सदस्य रखे गए, द्वैध शासन को वापस आपकी हमारी शुरू कर दिया गया था। अब इसके कुछ और कार्य लिख लो जो पिट्स इंडिया एक्ट है। अब पिट्स इंडिया एक्ट की यदि हम लोग आपकी हमारी बात करेंगे, तो पिट्स इंडिया एक्ट में एक कार्य ये हुआ था कि जो अंग्रेज व्यक्ति है ना, जो अंग्रेज आपकी हमारी कंपनी के कर्मचारी हैं, अंग्रेज कंपनी के कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए, कर्मचारियों पर मुकदमा आपकी हमारी चलाने के लिए एक ब्रिटेन में कोर्ट की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई। यानी कि अगर कंपनी का कोई भी कर्मचारी कुछ आपकी उल्टा सीधा काम करता है, कुछ गलत काम करता है, तो उस पर हम मुकदमा चलाएंगे, उस पर हियरिंग होगी, उस पर सुनवाई होगी, और वो आपकी हमारी मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में कोर्ट की स्थापना भी की गई। इसी अधिनियम के तहत एक बार फिर रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ कामों को दोहराया गया और इसमें ये कहा गया कि अगर आपकी हमारी कोई भी कंपनी का कर्मचारी, कोई भी कंपनी का आपकी हमारी अगर कर्मचारी होगा, अगर वो किसी भी भारतीय राजा से कोई भी उपहार लेता है, भारतीय राजा से अगर कोई भी वो लेन देन करता है भारतीय राजा से, तो ये बड़ा आपकी अपमानजनक माना, ये अपमानजनक माना जाएगा। और इन्हीं कुछ कामों के लिए हमेशा आपकी हमारी जो ब्रिटेन के सम्राट है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं पिट द यंगर, उनको याद किया जाता है और उनके द्वारा पारित अधिनियम को क्या कहते हैं, पिट इंडिया एक्ट के नाम से जाना। इसी अधिनियम में आपकी हमारी ये भी कहा गया था, ये भी इसी अधिनियम में कहा गया था कि जो आपकी बंबई है और जो मद्रास है, बंबई और मद्रास के गवर्नर जो होंगे वो आपकी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे, गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। ये भी ऐसी अधिनियम में कहा गया कि बंबई और मद्रास अलग प्रेसिडेंसी थी, अलग छोटे छोटे स्टेट थे, तो इनके जो आपकी हमारी गवर्नर होंगे वो भी किसके अधीन काम करेंगे, आपकी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। ये भी ऐसी अधिनियम में। इस अधिनियम में एक और बात कहा गया कि गवर्नर जनरल जो होगा, गवर्नर जनरल जो होगा कि हमारी ये कार्यकारी परिषद के, कार्यकारी जो परिषद आपकी हमारी गठित की गई थी, जिसमें घटाकर 4 सदस्यों के स्थान पर 3 सदस्य रखे गए, कार्यकारी परिषद के ही निर्णयों पर गवर्नर जनरल आपकी हमारी कार्य करेगा। यानी जो निर्णय कार्यकारी परिषद लेगी उसी निर्णयों पर काम कौन करेगा, गवर्नर जनरल करेगा। ये भी इसी अधिनियम में कहा गया था आपकी हमारी, ये वाला है ना। उसके बाद आपकी हमारी क्या हुआ था, ये तो पूरा पिट्स इंडिया एक्ट है। अब उसके बाद आपकी हमारी क्या हुआ था, देखो सुनना ध्यान से, ये पूरा पिट्स इंडिया एक्ट आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या हुआ, एक अधिनियम हमारे भारत में लाया गया था, जिस अधिनियम को हम लोग कहते हैं आपकी हमारी अधिनियम 1786। अब देखो अधिनियम 1786 के तहत क्या हुआ, अधिनियम 1786 के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, इसे आप लिखेंगे, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो बनाया गया था आपकी हमारी लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे बना दिया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस का बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल रहा है 1786 ईस्वी से 1793। 1786 टू 1793 बंगाल गवर्नर जनरल आपकी हमारी और लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो अब 1786 अधिनियम में सबसे पहला कार्य तो ये हुआ। दूसरा कार्य 1786 अधिनियम में ये किया गया था कि अब जो है ना गवर्नर जनरल के पास ये शक्तियां होंगी, गवर्नर जनरल जो होगा इसके पास आपकी जो शक्तियां होंगी ना वो होंगी कि कुछ विशेष मामलों में, कुछ विशेष मामलों में
गवर्नर जनरल जो होगा, ये वाला गवर्नर जनरल जो होगा वो परिषद के कार्यकारी जो परिषद होगी, परिषद के निर्णयों को लागू, परिषद के निर्णयों को लागू व रद्द भी कर सकता है। यानी कि पहले ऐसा नहीं था, 1793 में इस चीज को मना कर दिया था, लेकिन अब क्या किया गया, गवर्नर जनरल को एक विशेष अधिकार ये दिए गए कि अगर परिषद कोई निर्णय लेती है, कार्यकारी परिषद जिसमें 3 सदस्य अभी कुछ इंडिया एक्ट के तहत रखे गए थे, अगर वो कोई निर्णय लेती है और गवर्नर जनरल चाहे तो उसको लागू भी कर सकता है, और अगर उसकी मर्जी नहीं है तो रद्द भी कर सकता है। ये इस अधिनियम में किया गया था। दूसरा आपकी हमारी 1786 अधिनियम में क्या किया गया था कि जो बंगाल का आपकी गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, इसको आपकी प्रधान सेनापति बना दिया, प्रधान सेनापति बना दिया। ये वाला, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपके किए गए कि लॉर्ड कानविलास बंगाल का गवर्नर जनरल बना। बंगाल के गवर्नर जनरल को कुछ विशेष मामलों में परिषद के निर्णयों को रद्द और लागू करने की शक्ति दी गई, और बंगाल के गवर्नर जनरल को आपकी हमारी प्रधान सेनापति भी आपकी घोषित किसके द्वारा किया गया था, 1786 अधिनियम के तहत आपकी घोषित कर दिया गया। अब देखो इसमें समझ लो आपकी हमारी, जब अब ऐसे क्वेश्चन आता है कि 1786 अधिनियम के तहत आपकी हमारी इस वाली शक्ति को और इस वाली शक्ति को हासिल करने वाला सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो हासिल करने वाला आपकी हमारी सबसे पहला गवर्नर जनरल जो बना था प्रधान सेनापति और आपकी हमारी इसकी, तो वो था आपकी लॉर्ड कार्नवालिस। तो लॉर्ड कार्नवालिस भारत में सबसे महत्वपूर्ण आपकी हमारी गवर्नर जनरल बना इस अधिनियम के तहत पाने वाली शक्ति। अब मैं कुछ कोशिश करता हूं आपके लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में बताने के लिए, जो 1786 अधिनियम के पारित हो जाने के बाद गवर्नर जनरल बना भारत में। ये 1786 अधिनियम के कुछ काम। अब देखो इसको समझ लेते हैं, इसको आप लिख लेना सारे लोग आपकी। अब देखो मैं आप लोगों को कुछ बता ही देते हैं, जब बात चल रही है अधिनियम से ही इसका लेना देना जोड़ लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को कोशिश करता हूं कि लॉर्ड कार्नवालिस जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है 1786 से 1793 ईस्वी तक, इसके कुछ कार्यों को मैं बता देता हूं। देखो पहली बात तो यह है, लॉर्ड कार्नवालिस को सबसे ज्यादा याद किया जाता है भारत में 22 मार्च 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस ने हमारे भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को शुरू किया था। बंदोबस्त प्रणाली, तो पहली बात तो आप ये सब लिख लें क्योंकि अब तक का सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड कार्नवालिस। और लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब शुरू करी थी, 22 मार्च 1793 ईस्वी को शुरू करी थी। इसको मैं समझाता हूं। देखो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली आपकी हमारी थी क्या, इसको एक बार समझ लो। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में आपकी हमारी होता क्या था, जब तक स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू नहीं की गई थी तब तक होता क्या था, हमारे बंगाल के अंतर्गत जितनी भी जमीन होती थी, कृषि की जो जमीन होती थी, तो कृषि की जमीन को आपकी हमारी कैसे करते थे, इसमें होता यह था कि जो कंपनी होती थी ना, जो कंपनी होती थी वो काम क्या करती थी, वो कहती थी कि जमींदारों को, जो आपके जिन लोगों को जमीन देते हैं उन लोगों को आपकी जमींदार बोला जाता है। तो इसने कंपनी ने कहा था कि जमींदार प्रति वर्ष जमींदारों से कंपनी जो है वसूली करेगी, एक वर्ष में वसूली करेगी, और इस वसूली करने के लिए प्रति वर्ष बोली लगाई जाएगी। बोली जैसे आपकी हमें मान लेते हैं 100 बीघा जमीन कंपनी को आपकी हमारी खेती के लिए देनी है, तो इसमें जमींदारों को बोली लगाने के लिए बुलाया जाता था। अब जिस जमींदार ने सबसे ऊंची बोली लगा दी, सबसे ऊंची आपकी हमारी बोली लगा दी, उसी जमींदार को आपकी भूमि दे दी जाती थी, और एक वर्ष का आपकी हमारी जो वसूली है, एक वर्ष का जो किराया है, वो उस आपकी हमारी जमींदार से लेती है। अब प्रतिवर्ष करना पड़ता था इस काम को कि भैया आपकी हमारी प्रतिवर्ष ऊंची बोली लगाओ, जो भी जमींदार ऊंची बोली लगा लेगा, जो सबसे ज्यादा कंपनी को किराया देगा, कंपनी जो है उस भूमि को आपकी हमारी उसी जमींदार को दे देती थी, उसी लैंडलॉर्ड को दे देती थी। जमींदार का मतलब लैंडलॉर्ड हो गया, उसी आपकी हमारी भूमि मालिक आपकी मालिकाना हक उस आपकी हमारी व्यक्ति को दे दिया जाता था। लेकिन हर साल अब इसमें जमींदारों की भी झंझट हुई, इसमें आपकी हमारी वायसराय की भी झंझट हुई। लेकिन क्या हुआ, अब लॉर्ड, तो देखो आपकी समझ में आया हुआ कैसे करती थी कंपनी काम। लेकिन लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या करा था, उसने ये कहा कि अब जो जमीन के मालिक हैं, जमीन के मालिक जो है वो जमींदार ही होंगे, जमींदार ही होंगे। अब जमीन के जो मालिक है वो जमींदार ही होंगे, लेकिन इन जमींदारों को एक निश्चित
निश्चित कर जो है, निश्चित कर वो वहां की आपकी सरकार को देना पड़ेगा। यानी जो कंपनी वहां शासन चला रही है, जो कंपनी की गवर्नमेंट है वहां पर कंपनी शासन चला रही है, इसको एक निश्चित कर देना पड़ेगा। अब इसमें झंझट खत्म होगी, प्रतिवर्ष आपकी बोली लगाने की यह है। अब जब तक जमींदार जब तक जमींदार जो है वो आपकी निश्चित कर कंपनी को देते रहेंगे, तब तक वो आपकी हमारी जमीन के मालिक रहेंगे, यानी जमींदारों के पास वो जमीन रहेगी। जैसे ही वो कर देने में आनाकानी करेंगे, उसे जमीन छीने ले जाएंगे, दूसरे व्यक्ति को दे दी जाएगी। तो इसका मतलब एक निश्चित कर पर हमेशा के लिए आपकी किसी भी जमींदार को भूमि देना आपकी हमारी क्या कहलाता है, स्थायी बंदोबस्त। कोई भी झंझट नहीं होगी। और अब देखो इसमें मेन मकसद आपके कार्ल विलास का ये था कि कार्ल विलास जमींदारों का एक शक्तिशाली ग्रुप तैयार करना चाहता था। देखो ये भी समझ लो, शक्तिशाली ग्रुप तैयार करना चाहता था ताकि जमींदार जो है वो कभी भी आपकी हमारी अंग्रेजों के खिलाफ ना बोले, कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ ना जाए। और हुआ भी ऐसे, आप आगे पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में किसने आपकी इस क्रांति से अपनी दूरी बनाई रखी, तो जमींदार लेना देना कार्ल विलास ने सीधा। तो लॉर्ड कार्नवालिस ने वास्तविकता में जमींदारों को किसके पक्ष में ला दिया था आपकी भैया, उन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में ला दिया। और जमींदार हमेशा आपकी किसके वफादार बने रहे थे, लास्ट तक जाके, चाहे बंग भंग आंदोलन पढ़ने 1857 की क्रांति, वो स्थायी बंदोबस्त की देन। दूसरा लिख लेना आपकी, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ये तो स्थायी बंदोबस्त, ये भी 1786 अधिनियम के बाद आपके लॉर्ड कार्नवालिस ने। दूसरा ये है कि हमारे भारत में जो जिला होता है, जैसे आज होता है डिस्ट्रिक्ट होता है जिला, जिले की समस्त शक्तियां, जिले की सारी की सारी शक्तियां आपकी हमारी पहली बार डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे बोलते हैं, या हिंदी में बोल दिया जाता है आपकी जिलाधिकारी। तो जिलाधिकारी को पहली बार आपकी जिले की समस्त शक्तियां आपकी हमारी किसके द्वारा दी गई थी, वो लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस ने पहली बार कहा कि जिले का मालिक जो होगा वो डीएम। दूसरा लॉर्ड कार्नवालिस का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपकी हमारी समझे कि भारतीयों की अध्यक्षता वाला, भारतीयों की अध्यक्षता वाली फौजदार अदालतें, फौजदार अदालतें, ये वाली अदालतें, इनको आपकी हमारी समाप्त कर दिया गया। फौजदार अदालतें उन्हें कहते हैं जहां लड़ाई झगड़ों के केसों का निपटारा किया जाता है, लेकिन इनकी अध्यक्षता कौन करते थे, भारतीय। इनके स्थान पर आपकी लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या करा था, भ्रमण अदालतों का गठन किया। अदालतें, भ्रमण अदालतों का आपकी हमारी गठन करा, और इन अदालतों को आपकी हमारी चलाने के लिए इनकी अध्यक्षता, भ्रमण अदालतों की जो है वो किसी भी आपकी हमारी भैया जो पक्ष में आपकी हमारी व्यक्ति होते हैं ना, जो यूरोपीय व्यक्ति होते हैं, यूरोपीय व्यक्ति के हाथ में होगी इनकी अध्यक्षता। और यूरोपीय व्यक्ति जो होंगे इनकी अध्यक्षता किसी ना किसी काजी या मुफ्ती की सहायता से करेंगे। मुफ्ती किसकी सहायता से, काजी या मुफ्ती मुस्लिम धर्म में जो आपके धार्मिक गुरु होते हैं उनको बोल दिया जाता है। तो यूरोपीय व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करेंगे इनकी सहायता से, और ये भ्रमण अदालत होगी आपकी हमारी ये वाली, और ये अब केसों का निपटारा करेंगे, ये जगह जगह जाएंगे आपकी हमारी। और लिख लेना आपकी, ये कई बार पूछा गया है, बंगाल में कुल मिलाकर 3 भ्रमण अदालतें स्थापित की गई थी, भ्रमण, और बिहार में कुल मिलाकर आपकी 1 भ्रमण अदालत की आपकी स्थापना किसके द्वारा कराएगी, लॉर्ड कार्नवालिस। ये कुछ काम है जो लॉर्ड कार्नवालिस ने आपके अपने जीवन काल में स्टार्ट करे हैं, जो आपकी हमारी उसके द्वारा किए गए कामों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपकी हमारी माने जाते हैं। भ्रमण अदालतों का मतलब होता है एक स्थान के दूसरे स्थान, दूसरे यानी जहां चाहे वो अपनी अदालत का आपकी हमारी गठन कर सकते हैं, जिस भी गांव में या जिस भी स्थान पे चाहे वो अपनी अदालत का आपकी गठन कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपकी हमारी इसी अधिनियम के तहत हुए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्थायी बंदोबस्त जिनमें सबसे खास है, उसके बाद हमारे भारत में एक आपकी हमारी अधिनियम और पारित किया गया, और जिस अधिनियम का नाम था आपकी चार्टर्ड एक्ट 1793। केवल चार्टर्ड एक्ट 1793 में एक काम हुआ कि कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए आपकी हमारी किस अधिनियम में बढ़ाया गया, या किस चार्टर्ड एक्ट का मतलब विनियामक अधिनियम होता है, वो किस अधिनियम में बढ़ाया गया था, वो 1793 में। ये कुछ अधिनियम है। अब बाकी के जो अधिनियम 1813 है या 1833 या 1853, उन पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज के लिए आपकी हमारी हमने शायद कोशिश करी है कि आपकी टोटल समझ में आया होगा। और जिसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, बड़े खास और बहुत ज्यादा आने वाली अधिनियम है, इनको आप देखें, लिखें, और कोशिश करें कि हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि औरों को भी पता चल सके कि जीएस कैसे पढ़ी जाती है, और वो ही चीज पढ़ें जो आपके एग्जामों में आती है।
तो इसको शेयर भी करें इजराइल सर जीएस को और सब्सक्राइब भी करें और कोशिश क्या करें कि क्लास को जब लें तो आप लिखें और उसे स्किप ना करें, आपकी देखने की कोशिश कर रखें। तो अगली क्लास तक के लिए सभी लोगों से आपकी हमारी अलविदा चाहते हैं, तब तक के लिए बाय।